सोचिए कि शुक्रवार की शाम के ठीक 4:59 हो रहे हैं। मतलब वीकेंड बस शुरू ही होने वाला है। हाँ, सबसे खतरनाक वक्त होता है ये किसी भी डेवलपर के लिए। बिल्कुल। और तभी एक डेवलपर सिस्टम में बस एक छोटा सा टाइपो ठीक करने के लिए कोड की एक लाइन पुश कर देता है। ओ नहीं। और ठीक 3 मिनट बाद बूम, 1 मिलियन यूजर्स के लिए प्रोडक्शन डेटाबेस पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। मतलब सर्वर डाउन, हर तरफ पैनिक और पूरा वीकेंड बर्बाद। और ऐसी कहानियां टेक इंडस्ट्री में वाकई बहुत आम है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी तकनीकी पहेली को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स और जानकारी है वो एक बहुत ही शानदार रोड मैप देती है, ये समझने के लिए कि आखिर कैसे कई डेवलपर्स एक साथ मिलकर मर्न स्टैक मतलब मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस पर काम करते हैं। सही बात है। और कैसे उस कोड को एक लोकल लैपटॉप से लेकर सीधे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी तक बिना किसी रुकावट के डिप्लॉय किया जाता है। क्योंकि ये चर्चा सिर्फ कुछ टूल्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस आर्किटेक्चर के बारे में है जो दर्जनों दिमागों के बीच तालमेल बिठाता है। ये तालमेल बिठाना ही तो असल इंजीनियरिंग है। मतलब जब कोई एप्लीकेशन बड़ा होने लगता है ना, तो चुनौती सिर्फ कोड लिखना नहीं रह जाती। हाँ, वो तो कोई भी कर लेगा। एग्जैक्टली। असल चुनौती ये सुनिश्चित करना हो जाती है कि एक डेवलपर का लिखा कोड कहीं दूसरे डेवलपर के काम को तोड़ न दे। अगर आपका बुनियादी ढांचा या वर्कफ्लो कमजोर है तो चाहे आपकी टीम में कितने भी बेहतरीन कोडर्स क्यों ना हो, वो आए दिन ऐसे ही सिस्टम क्रैशेस और डिप्लॉयमेंट फेलियर्स का सामना करेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम सबसे कुख्यात समस्या से शुरुआत करें, जिसे पूरी टेक इंडस्ट्री में वह वर्क्स ऑन माई मशीन सिंड्रोम कहा जाता है। ओह हाँ, हर डेवलपर का सबसे पसंदीदा डायलॉग। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि एक डेवलपर अपने मैकबुक पर नोड.जेएस का कोई प्रोजेक्ट रन करता है और वो एकदम स्मूथ चलता है। लेकिन जब वही सेम कोड किसी दूसरे डेवलपर के उबंटू या विंडोज मशीन पर जाता है तो अचानक से एरर्स की बाढ़ आ जाती है। और खास तौर पर तब जब नोड मॉड्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे पैकेजेस हों जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग-अलग C++ बाइंडिंग्स कंपाइल करते हों। सही कहा। मतलब सोचिए, ये तो वही बात हो गई कि अलग-अलग शेफ्स मिलकर एक ही केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उन सबके पास अलग-अलग अवंग है और उनका तापमान भी अलग है। अब ऐसे में एक जैसा केक कैसे बनेगा? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस समस्या का समाधान हमें वर्चुअल मशीन्स यानी VMs में नहीं मिला। तो कहाँ मिला? इसका समाधान मिला कंटेनराइजेशन में, मतलब डॉकर में। क्योंकि देखिए, वर्चुअल मशीन्स ना बहुत भारी होती हैं, वो पूरा का पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करती हैं हर बार। लेकिन डॉकर एक अलग ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। वो होस्ट मशीन का OS कर्नल शेयर करता है ना? बिल्कुल, डॉकर OS कर्नल शेयर करता है, लेकिन एप्लीकेशन के लिए एक पूरी तरह से आइसोलेटेड फाइल सिस्टम और नेटवर्क स्पेस बना देता है। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन और उसकी सारी डिपेंडेंसीज, चाहे वो नोड का कोई स्पेसिफिक वर्जन हो या कोई सिस्टम लेवल लाइब्रेरी, सब कुछ एक छोटे से हल्के कंटेनर में पैक हो जाता है। मतलब डॉकर हर शेफ को बिल्कुल एक जैसा ओवन और किचन दे देता है ताकि केक हमेशा एक जैसा ही बने, चाहे वो कोई भी बना रहा हो। सही पकड़ा आपने। और जब बात मर्न स्टैक की आती है, जहां हमारे पास फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट है, बैक एंड के लिए एक्सप्रेस और नोड है, और डेटा के लिए मोंगोडीबी है, तो इन सबको एक साथ चलाना तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा। होता था। लेकिन यहीं पर docker compose.yaml फाइल का जादू दिखता है। ये फाइल एक तरह से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट होती है। इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड कहते हैं। ओह, तो मतलब हर डेवलपर को अपने लैपटॉप पर अलग से मोंगोडीबी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको बस टर्मिनल में docker compose अप टाइप करना है। बस उसके बाद डॉकर खुद ब खुद मोंगोडीबी का कंटेनर चलाएगा, फिर एक्सप्रेस सर्वर को एक अलग कंटेनर में बूट करेगा और दोनों को एक ही वर्चुअल नेटवर्क में कनेक्ट भी कर देगा। वाह, ये तो बहुत वक्त बचाता होगा। हाँ, और डॉकर की जो लेयर्ड कैशिंग व्यवस्था है वो इसे और भी तेज बनाती है। जब आप कोड में कोई छोटा बदलाव करते हैं तो डॉकर पूरी इमेज को दोबारा बिल्ड नहीं करता, सिर्फ कोड वाली लेयर अपडेट करता है। जो भारी npm इंस्टॉल वाली लेयर है वो कैश से ही उठा लेता है। तो डॉकर ने ये तो पक्का कर दिया कि हर डेवलपर का किचन एक जैसा हो। लेकिन जब कई डेवलपर्स एक ही कोड में एक साथ बदलाव कर रहे हों तो उनके बीच टकराव को कैसे रोका जाए? यहाँ पर गिटहब
और वर्जन कंट्रोल का रोल शुरू होता है। एक शेयर्ड रिपोजिटरी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ कोड पुश करना तो काफ़ी नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छी टीम के पास हमेशा कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ESLint और प्रिटियर का इस्तेमाल करना। ESLint असल में कोड का एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री एनालाइज करता है। मतलब? वो चेक करता है कि सब लोग एक ही स्टाइल में कोड लिख रहे हैं या नहीं। हाँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेकर फंक्शन स्ट्रक्चर तक पूरी टीम को एक ही स्टाइल गाइड फॉलो करनी पड़ती है। और इसके अलावा कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस और रीडमी फाइल्स होती हैं। कोई भी डेवलपर डायरेक्ट मेन ब्रांच में कोड नहीं डालता। तो वो नए फीचर्स कहाँ बनाते हैं? वो एक अलग फीचर ब्रांच बनाते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो एक पुल रिक्वेस्ट यानी PR जनरेट की जाती है, ताकि सीनियर डेवलपर्स इस कोड का रिव्यू कर सकें। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। कैसी समस्या? जरा सोचिए, इतने सख्त नियम, ESLint के चेक्स, लंबी लंबी रीडमी फाइल्स पढ़ना और फिर पुल रिक्वेस्ट के अप्रूवल का इंतजार करना। क्या ये सब एक तरह की ब्यूरोक्रेसी या फिजूल की कागजी कार्रवाई नहीं है? ऐसा लग सकता है शुरू में। मतलब अगर किसी लाइव सर्वर पर कोई क्रिटिकल बग आ जाए और उसे तुरंत अगले 5 मिनट में फिक्स करना हो, जिसे हम हॉट फिक्स कहते हैं, तो क्या ये लंबा प्रोसेस काम को धीमा नहीं कर देगा? क्या ये डेवलपर्स की तेजी और उनकी क्रिएटिविटी को मार नहीं देता? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये एक बहुत ही ज़रूरी सुरक्षा तंत्र है। देखिए, जब सिस्टम डाउन होता है ना, तो सबसे ज़्यादा गलतियां उसी पैनिक मोड में होती हैं। हाँ, लोग जल्दबाजी में कुछ भी कोड लिख देते हैं। एग्जैक्टली। अगर हॉटफिक्स के नाम पर बिना चेक किए कोई कोड सीधा प्रोडक्शन में डाल दिया जाए तो वो सिस्टम को ठीक करने के बजाय और बुरी तरह तोड़ सकता है। हाँ, इमरजेंसी के लिए ब्रेक ग्लास प्रोटोकॉल्स होते हैं जहां कुछ अप्रूवल्स बाईपास किए जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी चेक्स हमेशा चलने चाहिए। तो आप कह रही हैं कि PRs वक्त बर्बाद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। पुल रिक्वेस्ट लंबे समय में टेक्निकल डेट को कम करते हैं और ये टीम्स को मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में भी मदद करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से याद आया, लोग अक्सर गिट मर्ज और गिट रीबेस के बीच कंफ्यूज रहते हैं। अगर दो लोगों ने एक ही लाइन बदल दी तो क्या करना चाहिए? ये बहुत ही टेक्निकल डिबेट है। देखिए, जब हम मर्ज करते हैं तो गिट दोनों ब्रांच की हिस्ट्री सेफ रखता है और एक नया मर्ज कमिट बना देता है। ये सेफ तो है, लेकिन हिस्ट्री बहुत उलझी हुई दिखती है। और रीबेस में क्या होता है? रीबेस ब्रांच के बेस कमिट को ही बदल देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आपने अपना काम अभी-अभी ताज़ा मेन ब्रांच के ऊपर शुरू किया हो। इससे हिस्ट्री बिल्कुल सीधी और साफ यानी लीनियर रहती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हमने कोड लिख लिया, उसे रिव्यू भी कर लिया और मेन ब्रांच में मर्ज होने के लिए तैयार भी है। लेकिन असली दुनिया के सर्वर पर जाने से पहले सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा दर्द बन सकती है। सबसे बड़ा दर्द, हाँ। क्योंकि हम API कीज, डेटाबेस पासवर्ड्स या JWT सीक्रेट्स को कोड के साथ तो पब्लिक नहीं कर सकते ना। सोचना भी मत, अगर डेटाबेस का पासवर्ड गलती से भी गिटहब पर कमिट हो गया, चाहे वो प्राइवेट रेपो ही क्यों ना हो, तो उसे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच माना जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम .env फाइल्स यूज करते हैं लोकल पे। हाँ, लोकल पर हर डेवलपर के पास एक .env फाइल होती है जिसे .gitignore में डाल दिया जाता है। लेकिन जब हम डॉकर यूज करके प्रोडक्शन इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं, तब हमें और सतर्क रहना होता है। हम सीक्रेट्स को इमेज के अंदर हार्ड कोड नहीं कर सकते। अगर इमेज में डाल दिया है तो जिसके पास इमेज होगी उसके पास पासवर्ड्स भी आ जाएंगे। सही, इसीलिए डॉकर सीक्रेट्स या GCP सीक्रेट मैनेजर जैसे टूल्स यूज किए जाते हैं। ये टूल्स बिल्ड टाइम पर नहीं बल्कि रन टाइम पर वेरिएबल्स को कंटेनर की मेमोरी में इंजेक्ट करते हैं। ओह, और एनवायरनमेंट अलग रखने से ये भी पक्का हो जाता है कि टेस्टिंग का डमी डेटा कभी असली यूजर्स के डेटा से मिक्स ना हो। बिल्कुल। और इस सेफ्टी को एक कदम और आगे ले जाता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी CI। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो CI एक तरह से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी स्कैनिंग मशीन की तरह है। कौन सी वाली? वही जहां आप अपना बैग मतलब अपना कोड बेल्ट पर रखते हैं और मशीन जैसे जेस्ट या गिटहब एक्शंस खुद चेक करती है कि उसमें कोई खतरनाक बग तो नहीं है, और वो भी फ्लाइट में यानी मेन ब्रांच में जाने से पहले। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। CI पाइपलाइन बैकग्राउंड में एक नया खाली सर्वर स्पिन करती है, वहां सारे यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्ट रन करती है। अगर एक भी टेस्ट फेल हुआ तो रेड लाइट जल जाएगी और कोड मर्ज नहीं होगा। हाँ,
ये ऑटोमेटेड क्यूए की तरह है, जिससे डेवलपर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उन्हें डिप्लॉयमेंट से डर नहीं लगता, क्योंकि सीआई पाइपलाइन खराब कोड को प्रोडक्शन तक पहुंचने ही नहीं देगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि कोड ने सारे टेस्ट पास कर लिए। अब बारी आती है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की। पर क्या हम इसको सीधे लाइव यूजर्स के पास ले जाते हैं? नहीं, उससे पहले एक बहुत ज़रूरी स्टेज आती है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट। ये स्टेजिंग प्रोडक्शन सर्वर की एकदम कार्बन कॉपी होनी चाहिए, एक टू एक रेप्लिका। क्यों? अगर थोड़ा अलग हो तो क्या होगा? अगर थोड़ा भी अंतर हुआ ना, तो जो चीज़ स्टेजिंग पर चल रही थी वो लाइव होते क्रैश हो सकती है। स्टेजिंग आखिरी ड्रेस रिहर्सल है। जब वहां सब ठीक होता है, तब जीसीपी पर लाइव किया जाता है। और जीसीपी यानी गूगल क्लाउड का सबसे बड़ा फायदा स्केलेबिलिटी है ना? बिल्कुल। अगर अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाए तो एक सर्वर सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। वहां जीसीपी का लोड बैलेंसर और डॉकर कंटेनर्स काम आते हैं। लोड बैलेंसर एक ट्रैफिक पुलिस वाली की तरह इनकमिंग रिक्वेस्ट को अलग-अलग कंटेनर्स में बांट देता है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। सही कहा, मशीन्स बड़ी करने के बजाय उनकी संख्या बढ़ा देना। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? यहाँ मुझे एक बहुत ही गहरी तकनीकी अड़चन दिखाई देती है। बोलिए। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हैं और हमारे पास 5 अलग-अलग एक्सप्रेस कंटेनर्स चल रहे हैं, तो यूजर की स्टेट का क्या होगा? मतलब मान लीजिए मैंने कंटेनर नंबर 1 पर लॉगिन किया, फिर मैंने किसी बटन पर क्लिक किया और इस बार लोड बैलेंसर ने मेरी रिक्वेस्ट कंटेनर 3 के पास भेज दी। हाँ। अब कंटेनर 3 को तो मेरे लॉगिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, तो क्या मैं ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाऊंगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और इसी समस्या से बचने के लिए मर्न स्टैक एप्लीकेशंस को स्टेटलेस डिजाइन किया जाता है। स्टेटलेस मतलब सर्वर कुछ याद नहीं रखता? हाँ, एक्सप्रेस बैकएंड कंटेनर अपने अंदर किसी भी यूजर का सेशन डेटा सेव नहीं करता। इसके बजाय हम जेसॉन वेब टोकन्स यानी JWT का इस्तेमाल करते हैं। ओह, तो सारा डेटा उस टोकन में होता है? बिल्कुल। जब यूजर लॉगिन करता है, उसे एक एन्क्रिप्टेड टोकन मिलता है जो उसके ब्राउजर में सेव हो जाता है। अब अगली बार रिक्वेस्ट चाहे कंटेनर 1 के पास जाए या 3 के पास, कंटेनर उस टोकन को डिकोड करके यूजर को पहचान लेगा। एग्जैक्टली। या फिर अगर सर्वर साइड सेशन रखना ही है तो उसे रेडिस जैसे इन मेमोरी डेटाबेस में रखते हैं, ताकि सारे कंटेनर्स उसे एक्सेस कर सके। कमाल का आर्किटेक्चर है। इसका मतलब हम डॉकर कंटेनर्स को जब चाहें मार सकते हैं और नए बना सकते हैं और यूजर का कोई डेटा लॉस नहीं होगा। सही पकड़ा। लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया तो अनप्रिडिक्टेबल है। इतनी टेस्टिंग, सीआई पाइपलाइन स्टेजिंग के बाद भी अगर डिप्लॉयमेंट के बाद लाइव साइट क्रैश हो ही जाए तो? ऐसी स्थितियों के लिए हमारे पास रोल बैक स्ट्रैटेजीज होती है। हम सिस्टम को मैन्युअली फिक्स करने में वक्त बर्बाद नहीं करते। हम ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट जैसी टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें पुराना वर्जन तुरंत वापस आ जाता है। हाँ, लोड बैलेंसर का ट्रैफिक तुरंत वापस पुरानी स्टेबल डॉकर इमेज की तरफ मोड़ दिया जाता है। डाउन टाइम ना के बराबर होता है और यूजर्स को पता भी नहीं चलता। वाह! तो अगर इस पूरे सफर को हम देखें तो शुरुआत हुई थी लोकल मशीन पर डॉकर कंपोज से, फिर कोड गया गिटहब पर जहां पीआरस और रीबेस से कॉन्फ्लिक्ट्स बचाए गए, फिर सीआई पाइपलाइन के क्लीन रूम में ऑटोमेटेड टेस्ट्स हुए, और आखिर में ENV से सीक्रेट्स इंजेक्ट करके एक स्टेटलेस मर्न ऐप को जीसीपी पर हॉरिजॉन्टली स्केल किया गया। ये पूरी प्रोसेस एक तरह से इंसानों और मशीन्स के बीच एक परफेक्ट ऑर्केस्ट्रेशन है। इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या? आज हमने जिस वर्कफ्लो की बात की वो एक मोनोलिथ मर्न एप्लीकेशन और कुछ दर्जन डेवलपर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोचिए जब टीम में हजारों डेवलपर्स हो जाएं और एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? मतलब स्केल कब और बड़ा हो जाए? हाँ, हमारे नोट्स इशारा करते हैं कि तब माइक्रो सर्विसेज और क्यूबरनेटीज जैसी ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। जब 5-10 नहीं बल्कि 500 कंटेनर्स चल रहे हों तो उन्हें इंसान मैनेज नहीं कर सकते। तब क्यूबरनेटीज खुद फैसला करेगा कि कौन सा कंटेनर कब बढ़ाना है, कब स्टार्ट करना है। बिल्कुल। ये सोचना वाकई बहुत रोमांचक है। जैसे जैसे सर्वरलेस आर्किटेक्चर आगे बढ़ रहा है, क्या पता कल को ये पीआर वर्कफ्लो भी बदल जाए। क्या डेवलपर सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखेंगे और बाकी सब खुद ऑटोमेट हो जाएगा? ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। खैर, इस डीप डाइव के लिए इतना ही। इस कोड और आर्किटेक्चर के पीछे छिपे तकनीकी जादू को आगे भी ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहेंगे।